हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर है हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस का इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश के लिए आप लोगों को खुद पता है कि एक ड्राफ्ट होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी कि हमने कैसे चलना है। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स हम आपका कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। इस कोर्स में जो है आपको फुल जो आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम का, वो मॉडल आपके सामने रखा जाएगा। आपको सारे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं वो करवाए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे ले सकते हो ये भी बताया जाएगा। इससे पहले कि मैं पेपर डिस्कस करूं, मुझे लगता है कि आप लोग जो जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है उनको काफ़ी हद तक नॉलेज होगी इस चीज़ की कि हाउ टू राइट वेल। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है तो वो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ट्रांसलेशन की क्लासेस ज़रूर लगाएं। अदरवाइज़ हम चल सकते हैं एज़ इट इज़। जैसे पेपर को फॉर्मेट देखते हैं आज, पेपर का फॉर्मेट के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसे प्रिपेयर कैसे करना है और प्रिपेयर की स्टेजेस क्या हैं। ठीक है, प्रिपरेशन की स्टेजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका राइटिंग पे वोकेबलरी टू सम एक्सटेंट और ग्रामर पे पकड़ होना। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हो। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन होती हैं। ये 2023 का पेपर है जिसमें 3 घंटे आपको टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लियरली हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दे रखी होती है। पहला दे रखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं आपके लिए। सेकंड आपको दे रखा है नंबर ऑफ द मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट द सेम। जिस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो उसके अगेंस्ट बताया गया है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पोज लूँगी और आपको बोलूँगी कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जो फाइल अटैच्ड है आपके साथ उसको डाउनलोड कर लीजिए इसी में लिंक के साथ, और वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप जब तक पेपर डाउनलोड करेंगे, प्रिंट लेंगे या अपनी टैब पे खोलेंगे, आपको ये क्लियर पिक्चर मिलेगी कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे विज़िबिलिटी का इश्यू आ जाए कई लोगों को। ठीक है, अब मेरे जैसे भी देखेगी तो मुझे लगेगा कि शायद ब्लर तो नहीं है, तो मैं चश्मे लगा लूँगी। ठीक है, तो अभी तो नहीं ज़रूरत है मुझे लगाने की, लेकिन हो सकता है कई लोगों को प्रिंट से ही समझ में आता है। कई लोग जो हैं वो टैब में साथ-साथ खोल लेंगे लेक्चर, राइट? ऑप्शन होता है ना कि एक तरफ लेक्चर चल रहा है, एक तरफ आपका पीडीएफ खुला हुआ है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज़ करके सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में आपको ये पेपर दे रखा है, उसको ज़रा आप एक बार डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट आता है मेंशन क्वेश्चन नंबर एंड द पार्ट नंबर क्लियरली बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। बेटा जो भी आप पेपर करने जा रहे हो, ठीक है, जब भी आप पेपर दे रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को, तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। राइट, प्रेजेंटेशन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जब मैं कह रही हूँ इसका मतलब क्या है उसको ज़रा एक बार मैं दिखाती हूँ आपको और फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे यस, ये राइटिंग बोर्ड का मुझे ऑप्शन चाहिए था। जैसे मैंने बोला कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसका, प्रेजेंटेशन का। तो सबसे पहले जब भी आप पेपर लिखने जा रहे हो, ठीक है, तो पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है वो प्रेसा है। ठीक है, तो आप जो प्रेसी लिख रहे हो तो आपने सबसे पहले बताना है कि आप प्रेसी लिख रहे हो। अब प्रेसी जब आपने इस तरह से लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, प्रेसी, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूँ। तो आप कहेंगे क्वेश्चन 1 है ये, ठीक है, जो कि प्रेसी है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि अब आपका आंसर क्या है। जब आप प्रेसी लिखते हो तो इसका क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है लिखने का। फॉर एन एग्जांपल, जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए और सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए। जैसे मेरा टाइटल था, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, टाइटल है स्मोकिंग किल्स। राइट, ये टाइटल है, आपको टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिखा स्मोकिंग किल्स।
ठीक है। और आप यहाँ से बॉडी स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। द वर्स्ट हैबिट एनी वन कैन डेवलप, द वर्स्ट habit that anyone can develop is smoking, right? Smoking kills most of the people, and who even do not smoke at all, right? कुछ इस तरह से मैंने प्रेसी जो है वो लिखना शुरू किया है। अब जब मैं प्रेसी लिख रही हूँ, आई होप कि इसको ऊपर किया जा सकता है या नहीं, आई डोंट नो, रहने दीजिए। अब इसमें क्या है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ होता है, प्रेसी के एंड में लिखा होता है कि टोटल वर्ड्स कितने गिवन थे, टोटल वर्ड्स गिवन and total words used, total words used and total words given, right? 180 वर्ड दे रखे थे, आपने 60 वर्ड्स में लिखा है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रेसी एंड आंसर दिया आपने इस तरह से। फिर आप अगले पेज पे चले गए, सपोज अगले पेज पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 आया, आपने पहले यहाँ पे लिखा, अब मैं आप आंसर कर रहे हैं क्या, आप पूरा भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 आप आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 अपने आप में क्या है, इट इज़ अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट? इतना लिख दीजिए कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, राइट? मैं पहले भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर आप लिख रहे हो आंसर, राइट? अब आंसर में क्या है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देख रहे हो वो 2 है, लेकिन उसके सब पार्ट्स भी हैं। तो सब पार्ट्स में हो सकता है क्वेश्चन नंबर, जब आप आंसर लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर ए का आप आंसर लिख रहे हो। अब आपको क्वेश्चन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप लिखना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, आपके पास बस टाइम होना चाहिए बढ़िया। जैसे आपने यहाँ पे मैंने आंसर 1 लिख दिया था, आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन ए, राइट? क्वेश्चन ए, आई एम सॉरी, पहले तो आप इसे आंसर ही लिखोगे, जैसे आपने ऐसे लिखा, फिर आप लिखोगे आंसर्स, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स हैं, क्वेश्चन 2 के मल्टीपल आंसर्स हैं, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हेडिंग को सब हेडिंग हमने करना है क्वेश्चन, और साथ में आपको करना है आंसर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज, कुछ इस तरह से दे रखा है, और आपने आंसर लिखा है द ऑथर ऑफ द पैसेज इज, जो भी आपने लिखा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिटर्मिन ज़रूर करना है कि क्वेश्चन ए का आंसर आप कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन ए ये था, क्वेश्चन आंसर ये, फिर उसके बाद आप छोड़ सकते हो फिर से स्पेस, क्वेश्चन बी, राइट? फिर उसका आप आंसर दे सकते हो। इस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो उस पर आप काम आपको करना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, राइट? और इसी तरह से फिर आपके पास आता है, फिर आता है क्वेश्चन 3, राइट? अब क्वेश्चन 3 जो आपको आएगा, तो क्वेश्चन 3 एक ऐसे है, ठीक है। अब आप ऐसे लिख रहे हो, साथ ही में टाइटल दे दो कि आप कौन सा ऐसे लिख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास आया है ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? ये आपके पास ऐसे आ गया, मान लीजिए ये आया ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट, ये क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर लिखिए, राइट? अब आंसर लिखते हो तो जाहिर सी बात है, जब आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, तो वो ऐसे जिस तरह से भी आपका दिखे, कि इस तरह से आपकी नोटबुक दिखनी चाहिए, आपकी जो कॉपी है वो इस तरह की दिखनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा। तो यहाँ पे भी वही आपको बोला गया है, वही आपसे इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है कि मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड द पार्ट ऑफ द नंबर क्लियरली बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, द पार्ट्स ऑफ द सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर टुगेदर, मस्ट नॉट बी इंटरपोज बिटवीन द आंसर टू द अदर क्वेश्चंस। ऐसा ना हो कि आपने शुरू किया है कोई क्वेश्चन, तो उसका जो आंसर है वो आपने बीच ही में छोड़ दिया और अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लग गए, और उसके बाद आपने वही क्वेश्चन जो छोड़ा हुआ था उसके सब पार्ट्स आगे लिखने शुरू कर दिए।
इस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपको बेटा मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वो वही आपका कंक्लूड कर चुका है कि आपने इतना ही अटेम्प्ट किया है तो इतने ही मार्क्स मिलेंगे, फर्दर लिखा हुआ वो चेक नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस में आपके पास सबसे पहले आता है, यस, you have a question, make a précis of the following, reducing it to one third of its length and assign a suitable title. So précis without title तो होती ही नहीं है, लेकिन उन्होंने खास तौर पे कहा है कि वन थर्ड आपने कंक्लूड करना है, जो हमें précis में लेना भी होता है। अब यहाँ पे कई बार होता है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जाके आप précis जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली पहले आप काउंट करोगे, फिर आप वर्टिकली काउंट करोगे, फिर आप उसको करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, और फिर देखते हो कितने वर्ड्स बनते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको वन थर्ड करते हो। अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 20 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, और आपको एंड में दे रखा है 486 वर्ड का ये है। 486 वर्ड का होने का मतलब क्या है कि आपको इसे जो है वो वन थर्ड में रिड्यूस करना है, तो 163 वर्ड्स जो हैं आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी का जो आगे वाला हम पार्ट करेंगे, पहले मैं आपको प्रेसिस सिखाऊंगी, और फिर इसी की प्रेसी हम जो है वो आप जो है आप और मैं साथ साथ में करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले किया हुआ होगा तो आपके लिए रिलेटिवली ईजी होगा इसे अडेप्ट करना। सो आप इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, राइट, और आप इसमें से प्रेसी अपनी करने की कोशिश कीजिएगा। इसे 163 वर्ड्स में आपने लिखना है, ठीक है, और एक सूटेबल टाइटल आपने देना है इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन जैसे ये हरियाणा के सिविल्स के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, सॉरी, यहाँ पे दोबारा से हम जाएंगे प्रेसी पे। आपको कितने मार्क्स दे रखे हैं? 20 मार्क्स की। तो आइडियल प्रेसी क्या होगी कि आप इसमें से 15 प्लस ले सकें। अब 15 प्लस लेने के लिए क्या चाहिए कि आप फ्लॉलेस इंग्लिश लिखें, ठीक है, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वोकेबलरी रिच होनी चाहिए, रिच वोकेबलरी, यानी कि आप उसके सिनोनिम्स यूज़ कीजिए, एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोलती हूँ, प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेटा, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल हो, आप फ्लॉलेस लिखें, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग आप यूज़ करें ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, और आप जो हैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसे नीट एंड क्लीन रखें। ये तीन चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपकी प्रेसी जो है वो 15 मार्क्स प्लस वाली अप्रोच की होगी, और जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, राइट। आइए ज़रा अगली बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, बट आई एम वेरी ग्लैड कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछने का ढंग बहुत अलग है। टोटल 20 मार्क्स के लिए भी इसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप इसका ब्रेक देखें बहुत बढ़िया कर रखा है। आप देखिए ब्रेक में क्या है, आप देखेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पूछा गया है विच फ्रेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ सुजेस्ट दैट मेमोरी लॉस डजंट नेसेसरली मीन कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर एनीथिंग और अ परमानेंट स्टेट। तो कौन सी फ्रेज से आपको ये पता चल रहा है? द फ्रेज इज दिस। बस इतना सा आपने लिखना है और आपका कंप्लीट आंसर है, जिसका 1 मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें एग्जामिनर के पास कोई चॉइस ही नहीं है आपका मार्क्स काटने की। आप आगे चलें, आपको दे रखा है the writer says not many are so gifted, right, to whom the word so here point to Sir नॉर्मन विल्सन, सर एम एस स्वामीनाथन और मार्क ट्वेन। किसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, इतने गिफ्टेड नहीं होते, किसके लिए ये यूज़ किया गया है। तो इनमें से एक ही वर्ड आपको, एक ही जो राइटर है उसका नाम देना है और आपका काम डन है, ठीक है। चलिए अभी आपको देखिए क्या लिखा है, द राइटर बिलीव्स दैट वीडियो गेम स्लोली कोज मेमोरी लॉस। ये ट्रू है या फॉल्स है? अब जब मैंने कहा ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। अगर आपने ट्रू कर दिया और आंसर ट्रू ही है तो एग्जामिनर कहाँ से मार्क्स काटेगा? ठीक है, वो काट ही नहीं सकता मार्क्स आपके। यानी कि ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं, और इसके मार्क्स आपके डायरेक्ट अकाउंट में जमा हो जाएंगे, ठीक है। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। आई थिंक ये 6 क्वेश्चन, फर्स्ट 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के हैं। फिर 2 मार्क का भी क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन है,
2 मार्क्स के भी आपके 4 क्वेश्चंस हैं, राइट? एंड फिर आपके पास एक 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये कहीं न कहीं पे आपको ये जो अप्रोच है, आप देखिए 5 मार्क्स वो, अब 2-2 वाले भी जो मार्क्स हैं उनमें से भी अगर आप जो है वो 1-2 मिस कर दें तो 6, 5 और 6 आपके हो गए 11, ठीक है? और 4 मार्क्स 15, ठीक है? तो 15 प्लस मार्क्स इसमें बड़े आराम से लिए जा सकते हैं रीडिंग पैसेज में। फिर उसके बाद 30 मार्क्स के लिए आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है एक ऐसे। नाउ दिस ऐसे आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत बढ़िया है, दिखाई नहीं दे रहा है मैं थोड़ा-सा इसको एक्सपैंड कर देती हूँ। वेट, आई विश आपको दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे जो है 300 या 400 वर्ड का बोला गया है। अब 300 या 400 वर्ड का जो ऐसे है, ठीक है? ये आपके लिए खासा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आपको ना आदत है ज़्यादा वर्ड्स के ऐसे लिखने की, राइट? उसे एक्सपैंडेड मैनर में लिखने की। लेकिन वही बात अगर आपने कम शब्दों में कहनी हो, ये आर्ट जो है वो कई लोग मिस कर जाते हैं। आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके पास एक बॉडी पहले से ही बन जाती है। तो जो बॉडी बन गई तो उसके बीच में कितने वर्ड्स डालने हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आपके पास है यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? और आपने 400 मार्क्स के लिए इसे लिखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आई थिंक आप सब लोगों को ये टॉपिक के बारे में पता है। लेकिन जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूँगी तो इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, बॉडी रहेगी, कंक्लूजन रहेगा। वेल, अगर मैं इंट्रोडक्शन में 75 मार्क्स लिख दूँ, 75 वर्ड्स लिख दूँ और मैं कंक्लूजन में भी 75 वर्ड्स लिख दूँ, यानी 150 वर्ड्स हो गए हैं और मेरे पास अभी भी बचे हैं 250 वर्ड्स, इफ़ माय मैथ्स इज़ करेक्ट, आई एम सॉरी। या आई थिंक 400 मार्क्स लिखने हैं तो या 250 बचे हैं। तो 250 वर्ड्स को आपने बॉडी में एडजस्ट करना है। अब बॉडी क्या होगी? बॉडी होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या है और सॉल्यूशंस क्या है? 3 पैराग्राफ, ऑब्जेक्टिव, सॉल्यूशंस एंड ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, चैलेंजेस क्या हैं एंड सॉल्यूशंस क्या हैं? इसको 250 में आपने वर्ड्स में लिखना है। और देखिए अगर आप पूरा ऐसे पढ़े तो क्या दे रखा है, द नीड्स एंड द चैलेंज। सो आपको पूछा ही गया है, नीड्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? चैलेंजेस मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने में या लागू करने में, एंड थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताई, सोल्यूशन, ठीक है? सो ये आपका बन गया बॉडी, ठीक है? फिर कंक्लूजन और आपका ऐसे ख़त्म है, ठीक है? ऐसे लिखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, फ्लॉलेस होना चाहिए, ग्रामर के कोई एरर नहीं होने चाहिए। नंबर 2, जो आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। नंबर 3, आपकी वोकैबुलरी बढ़िया होनी चाहिए। नंबर 4, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जो इस चीज़ के बारे में ध्यान दें कि आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो और वोकैबुलरी बढ़िया हो। आइए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके पॉसिबल डेंजर्स। अब यहाँ पे बात करते हैं, कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ टॉपिक आई थिंक सब लोग जो है वो बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आई होप ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर ही है। और साथ में आपको बोला गया है कि पॉसिबल डेंजर्स की बात करी गई है। अब जैसे ही मेरे माइंड में ये आता है तो मुझे लगता है कि एक हमें कहना चाहिए कि ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज, राइट? चेंज इज द ओनली परमानेंट फिनोमिनन भी कह सकते हैं। एक चेंज जो है वो हमेशा ही आता रहेगा। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसा कहा जाए तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो, स्विंग मशीन जब आई थी, जिसने इन्वेंशन की थी उसको मार दिया गया था। ही वॉज किल्ड बिकॉज लगता था एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि स्विंग मशीन आने से वो काम जो है 10 लोग जो कर रहे हैं वो एक का ही काम हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया कि इससे प्रोडक्शन कितनी बढ़ जाएगी। 10 बंदे 10 ही स्विंग मशीन लगाएंगे तो प्रोडक्शन कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है? और आज हाल ये है कि मुझे लगता है प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो लेकिन टेलर से सूट लेना इज स्टिल अ प्रॉब्लम, राइट? जस्ट किडिंग। बट या, तो टेक्नोलॉजी हमेशा ही जो है वो अपडेट मांगती है और जैसे ही अपडेट आता है तो हम पहले सबसे पहले हमें ये फियर जनरेट करती है। और फियर भी किस बात का, कि एम्प्लॉयमेंट पे इसका क्या असर पड़ेगा।
एंड अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल चीज़ है, ठीक है? और ये डायरेक्ट रिलेटेड टू पीपल है, बिकॉज वी आर surrounded by gadgets, right? Eyes glued to the reels, Instagram, everything, right? Artificial intelligence can take any shape, right? It is in our hand. But अगर हम इसे morally, राइट, अच्छा करें इसका यूसेज जो है, तो ये इसका प्रोडक्टिव यूज़ भी तो हो सकता है, हमेशा डिस्ट्रक्टिव यूज़ को क्यों देखेंगे? सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंट्रोडक्शन देने के बाद इसके पॉसिबल डेंजर्स की बात ज़रूर करेंगे कि वाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है? कॉम्प्लेक्स है, समझने में मुश्किल है, एंड सेकेंड थिंग अडेप्टिव नहीं है लोग, एंड थर्ड थिंग कि एक जो साइबर इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं पे जो एम्प्लॉयमेंट है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड देन विच एरियाज आर देयर जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कैन टेक द रोल ऑफ ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल डेंजर्स हैं, लेकिन पॉसिबल एडवांटेजेस भी तो हैं, राइट? सो वो कौन सी है उसको देख के फिर कंक्लूजन हम कर देंगे। नेक्स्ट आता है इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन। ओ माय गॉड, आई थिंक दिस इज द मोस्ट पेट्रियाटिक थिंग दैट यू कैन इमेजिन, इंडिया बीइंग अ डेवलप्ड नेशन, बट इट विल टेक टाइम। हम हमेशा ये सुनते आ रहे हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी and it will take time to be a developed nation. Why? Because I think we are not still ready for the development we should dream of. एक्चुअली मुझे एक पोएम याद आती है रविंद्रनाथ टैगोर की, जहाँ पे वो कहते हैं, where the mind is free, where the head is held high, right? This poem is very close to my heart. Whenever it is 26 January or 15 August, I just repost this again and again to make myself and the whole nation realize that our visionaries, they have given us some responsibilities we haven't met so far. So making India a developed nation is the duty of ours, and we should actually make it happen before it is too late, because um, so making India a developed nation, again यहाँ पे हो जाएगा why we need to be a developed nation. There must be objectives, right? And steps to be followed to make India developed. First one is education, infra system, political system, societal norms. There are so many expansions of the same. And what are the challenges, and what are the solutions you need to give here? So of course it is a very topic that is near to my heart. Corruption in government places, measure to eradicate the evil. अब बात कर रहे हैं करप्शन, जो कि इंडिया में बहुत डीप रूटेड है। अब गवर्नमेंट प्लेसेस पे अब बोला गया है करप्शन इन गवर्नमेंट प्लेसेस, measures to eradicate the evil. So I think I have heard it in some movie or somewhere else. The very appealing dialogue against corruption was like, we are not corrupt till we get a chance to be corrupt, ठीक है? सो जब तक हमें चांस नहीं मिलता है करप्ट होने का तो हम करप्ट नहीं होते हैं। यानी करप्शन इतनी डीप रूटेड है हमारी मेंटालिटी में कि गिवन अ चांस कि आपको कोई 5 लाख रुपए ऑफर करे, कोई एंटी मॉरल काम करने का, तो आप अगर देखोगे डैमेज ज़्यादा नहीं है तो कर लोगे, है ना? या फिर अगर कोई 5 लाख रुपया दे के कोई चीज़ आप हासिल करना चाहो जो ऑर्डिनरी लोगों के पास या पब्लिक के पास नहीं है, तो आई थिंक जो अफोर्ड कर रहा होगा वो कर लेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये करप्शन जो है वो काफ़ी डीप रूटेड है, और ये एक प्रॉब्लम है, राइट? और गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट प्लेसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर्स टू इरेडिकेट, इसके मेजर्स क्या होंगे, ठीक है? कौन कौन से मेजर्स हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि करप्शन जो है वो इरेडिकेट हो? तो द होल फोकस मस्ट बी ऑन करप्शन एंड कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस पे जाएगा। ये कॉजेज क्या है करप्शंस के गवर्नमेंट प्लेसेस पे, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं, एंड देन द कंक्लूजन. So this is how the essay is done,
हम करेंगे साथ साथ में एसेस को भी। अब अगली बात कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि आप डू एज डायरेक्टेड जो ग्रामर बेस है दे रखा है, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स मोर देन वॉचिंग टीवी। अब इसको आपने प्रेफर वर्ड के साथ लिखना है और अपनी लाइकिंग को इंडिकेट करते हुए। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आई प्रेफर, आई डोंट रिमेम्बर क्या था, या आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स more than watching TV. I prefer reading novels more than watching TV. More than watching TV. और जो दे रखा था वो क्या दे रखा था कि प्रेफर वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए लाइक से, ठीक है। आपको लाइक वर्ड दे रखा था और बोला था कि इसको, आई एम सॉरी ये मैं बार बार इसी पे चली जा रही हूँ, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स मोर देन वॉचिंग टीवी ये दे रखा है, और आपको दे रखा है आप लाइक की जगह पे प्रेफर कर दीजिए। लेकिन जब आप प्रेफर करते हैं तो प्रेफर की और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। आपको याद रखना है कि जब प्रेफर आप यूज़ करेंगे तो प्रेफर वर्ड के साथ आप देन वर्ड का यूसेज नहीं कर सकते, ठीक है, और मोर वर्ड का भी यूसेज नहीं कर सकते। आई प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। नॉवेल्स था, आई प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स मोर देन ना लिख के आपको क्या लिखना चाहिए, टू वॉचिंग टीवी। प्रेफर वर्ड के साथ टू का यूसेज होता है। तो ये डू इज डायरेक्टेड आपको किस तरह से आएंगे, जब आप ग्रामर कंप्लीट करोगे। आई होप आप सब लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आ जाइए, आप अपना देखिए साथ साथ में, क्योंकि मैं भी देख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द चीफ गेस्ट अराइव्स एट 4 o'clock एट अ क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग का पूरा टॉपिक है जिसको हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है द चीफ गेस्ट अराइव्स, दे रखा है द चीफ गेस्ट अराइव्स एट 4 o'clock। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है, तो आपको मैं बताती जाऊंगी कि क्या मतलब होता है क्वेश्चन टैग का। लेकिन फिलहाल हम आंसर की तरफ देखेंगे कि आंसर क्या रहेगा। अब आंसर रहेगा द चीफ गेस्ट अराइव्स, इसके बेस पे, अराइव्स के बेस पे, और अराइव्स के बेस पे क्वेश्चन टैग जब मैं ऐड करूंगी तो ये यहाँ पे होगा डजंट ही। अब अगर यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या है क्वेश्चन टैग, तो इसके लिए बेटा पूरा हम एक चैप्टर पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पंजाब सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था तो इसके 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे, डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस क्वेश्चन टैग के ही पूछे गए थे। तो ये एक चैप्टर है जिसको हम करेंगे, आपने मेरे से पहले कर देना है जब आपको आ गया, ठीक है, करने के लिए। आइए नेक्स्ट आपको जो गिवन है क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज pass on the water bottle, convert it into a request. Convert the sentence, okay, नहीं, into polite request in question form। polite request in question form आपको दे रखा है करने के लिए, right? सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लूँ। द क्वेश्चन इज पास ऑन द वाटर बॉटल, दे रखा है पास ऑन द वाटर बॉटल, राइट। और इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि आप इस सेंटेंस को एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में क्वेश्चन जो है उसमें चेंज कीजिए।
फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आप क्या है, आपको एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है कोई एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर करना, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको क्वेश्चन फॉर्म में और पोलाइट सेंस में यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वुड, ठीक है, और फिर हम यूज़ करते हैं वुड यू प्लीज़। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू प्लीज़ पास ऑन द वाटर बॉटल, एग्जैक्टली, और एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क। वुड यू प्लीज़ पास ऑन द वाटर बॉटल, क्वेश्चन मार्क के साथ इसको एंड कर देते हैं, राइट। सो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई और क्वेश्चन फॉर्म में हो गई। अगला जो आपको गिवन है उसकी ज़रा एक बार बात करते हैं। द ऑफिसर हैड रिटन अ लेटर डायरेक्टली टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। दे रखा है द ऑफिसर had written a letter directly to the manager, directly to the manager। अब यहाँ पे आपको इसने क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन है कि इस सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। सो दिस सेंटेंस को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। आप वीडियो पोस्ट करके अपना खुद से ट्राई कर सकते हो और फिर आंसर भी देख सकते हो। दिस वुड बी अ बेटर अप्रोच टू डू। आइए, जब भी हम पैसिव करते हैं तो पैसिव में इज इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी वर्ब हैड रिटन को हैड बीन रिटन में जो है वो कन्वर्ट होना है, इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। हैड बीन को सॉरी हैड रिटन को हैड बीन रिटन में हमने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे अ लेटर, a letter had been written, had been written, और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ डायरेक्टली टू द मैनेजर, डायरेक्टली टू द मैनेजर by him, by the officer। बाय द ऑफिसर, राइट। सो यहाँ पे ऑफिसर था। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करके। पूरा एक चैप्टर है वॉइस का, बहुत ही आसान है करना, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए, बड़े आराम से इसमें मार्क्स आ जाएंगे आपके। आइए नेक्स्ट आपके पास गिवन है, आर यू कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। आस्क द लेडी, आस्क द लेडी हर फ्रेंड, ओके। सो गिवन है, आर यू कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। Asked the lady her friend, right। अब ये यहाँ पे जो आपको इस तरह से दे रखा है, थोड़ा सा पजल्ड सा ही आपको दे रखा है यहाँ पे, इसको ज़रा सही करते हैं। आपको बोला हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच को आप यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच कर दीजिए, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए हमें सबसे पहले लेकर आना होगा द लेडी आस्क्ड हर फ्रेंड, द लेडी आस्क्ड हर फ्रेंड, आस्क्ड हर फ्रेंड। The lady asked her friend। अब asked her friend है तो इसके बाद if whether या whether और not डालते हैं, तो मैं यहाँ पे if लगा रही हूँ। if she, यहाँ पे he भी हो सकता है, was coming
was coming there, here का there हो जाएगा, for the first time, for the first time। ये भी आपका 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। जब मैं आपको चैप्टर करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा ये बेहद आसान तरीका है इसे करने का, और आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने अपना आंसर लिख लिया था तो मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मेंशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं इसी को खोल लेती हूँ। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उन्होंने बोले हैं आपको करने के लिए, राइट। तो पहला आपको जो बोला गया है वो है कि यू नो करेगी पिक्चर ऑफ somebody और समथिंग स्ट्रेसिंग सर्टन फीचर्स ड्रॉन टू अम्यूज और टू रिडिक्यूल। मुझे लगता है यहाँ पे मैं लिख पाऊंगी या नहीं, शायद लिख पाऊंगी, राइट। तो इसको बोलते हैं, सॉरी, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर मुझे देना है तो ये है कैरिकेचर, इसे बोलते हैं कैरिकेचर, राइट, जो कार्टून्स बने हुए होते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय द ऑथर। एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, एंड आई वांट कि अब मैं आगे करूँगी तो हो जाएगा क्या नहीं। ये ज़्यादा सही रहेगा। तो जो कार्टून बनाया जाता है, किसी की पिक्चर बनाई जाती है, आपने देखा होगा कि अमूल की पिक्चर आ जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ऐसे आ जाती है, कभी कभी पॉलिटिशियंस की आ जाती है, पिक्चर आ जाती है, ठीक है। तो उसको फ़नी वे में बनाया जाता है मजाक उड़ाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कैरिकेचर, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय द राइटर टू डिस्गाइज। कभी कभी कुछ राइटर्स होते हैं, मतलब आजकल तो चलो फेम का बहुत लोगों को शौक है, पहले पहले लोगों को फेम का इतना शौक नहीं होता था, तो अपना एक नाम रख लेते थे जो काल्पनिक होता था। ठीक है, आपने अवतार सिंह संधू सुना है? शायद नहीं, पर अगर मैं आपको कहूँ पाश, ठीक है, तो आपको समझ में आता है मैं एक पोएट की बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत से पोएट हुए हैं जिनका असली नाम कुछ और है, लेकिन वो किसी और नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक पेन नेम कह लीजिए, या आप इसे स्यूडोनिम कहते हैं। ठीक है, स्यूडो मीन्स मिथ्या, ठीक है, स्यूडोनिम रखा है जिसको हम जानते हैं इससे, यानी कि वो नाम उनका रियल नाम नहीं है, सीडोनिम है। सीडोनिम। नेक्स्ट आता है पेपर और अ बुक रिटन बाय हैंड। प्रिंटिंग में नहीं है, हाथ से लिखी गई है, ऐसे ही इसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, राइट, हाथ से लिखा गया है। हाथ से कोई भी चीज़ होती है तो उसे मैन्युअल, है ना, इस तरह से कह देते हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा गया है। लिटरेरी थेफ्ट प्रैक्टिस बाय बोरोइंग वर्ड्स और आइडियाज फ्रॉम अदर राइटर्स, इसे प्लेजियरिज्म कहते हैं। प्लेजियरिज्म यानी कि आप दूसरे के डायलॉग्स को बोलो कि आपके अपने लिखे हुए डायलॉग्स हैं। आई एम नॉट एक्चुअली कोई वो नहीं कर रही, बट एक मुझे याद आता है पॉल कैलियो की एक बुक है द एल्केमिस्ट, उसमें एक डायलॉग है कि व्हेन यू वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स यू टू हैव इट। ठीक है, इसी लाइन को एक मूवी में बोला गया है कि जब आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात अपनी शिद्दत से उसको तुम्हें पाने की, मतलब ऐसे बोला गया है। तो ये कहीं ना कहीं पे प्लेजरिज्म है, राइट। नेक्स्ट आता है द हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर के लिए हम यूज़ करते हैं माइसन, ठीक है, तो ये मैसेंथ्रोपिस्ट, माइसेंथ्रोपिस्ट जो है वो होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, माइसेंथ्रोपिस्ट, राइट।
फिर आपको देने हैं, कह रहे कि यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेस इन द सेंटेंस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। आपने इसके मीनिंग्स जो हैं वो बताने हैं, किस में बताने हैं, आपने इन्हें बताना है उसमें क्या बोलते हैं सेंटेंसेस में। इन अकॉर्डेंस विद कहने का मतलब है कि जो अग्रीमेंट में हो, जो आपके उसमें हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई शेल परफॉर्म माई ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है, लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करूँगी इन अकॉर्डेंस विद। अ फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर फीलिंग अनकंफर्टेबल जब आप कहते हो, ठीक है, फाइंडिंग यू नो वेयर आई वॉज फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, जल बिना मछली, है ना, तो तड़पत जात, ऐसे कहते हैं, जल बिना मछली तड़पत जात। कहने का मतलब क्या है, फिश आउट ऑफ वाटर कैसा होगा, अनईजी सा बंदा जो तड़पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइंडिंग यू नो वेयर आई फाइंड माई सेल्फ, आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है जब आप कोई कसर नहीं छोड़ते किसी काम को करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू क्लियर HCS, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास टू थ्रो सम लाइट ऑन, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आप टीचर से कह सकते हो, आई आस्क द टीचर टू थ्रो सम लाइट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यानी उसके बारे में कुछ बताइए। नेक्स्ट आता है टू पे बैक इन वंस ऑन कॉइन, ठीक है। इसके बहुत सारे और भी हैं, जैसे टू मेक समवन टेस्ट हिज मेडिसिन, ठीक है, ये भी इसका मतलब है, यानी जो जैसी भाषा में बोल रहा है उसे उसी भाषा में जवाब देना, ठीक है। तो उसे कहते हैं कि टू पे बैक इन वंस ऑन कॉइन। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन ईरान की बात करें, ठीक है, ईरान हैज़ एक्चुअली पेड अमेरिका बैक इन इट्स ओन कॉइन। सो वॉरशिप में जो भी हमारे सामने आया तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना कहते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास आता है 7th क्वेश्चन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंगली, अगर मैं कहूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जब आप सेंटेंसेस में लोगे तो जो वर्ड्स आपको गिवन है, डेमोक्रेसी एक नाउन है, ब्रेव होना एक एडजेक्टिव है, राइट, इंटरेक्ट एक वर्ब है, ऑप्टिमिस्टिक एक एडजेक्टिव है, एंड अनफॉर्चुनेट भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन जब ये यहाँ पे यूज़ होंगे तो क्या ये सिंगुलर पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ होंगे? नहीं। कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स। फॉर्म ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, राइट, जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट है वैसे उसे यूज़ कीजिए। अब देखिए आपको गिवन है ब्लैंक, माई ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट अलाइव टू टेल मी द स्टोरी वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, ठीक है, जब मैं बड़ी हो रही थी तो अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टोरी सुनाने के लिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें यहाँ पे हमें जो यूज़ करना है वो एक एडवर्ब है, तो अनफॉर्चुनेटली यूज़ करना है। रीडिंग, आप कोशिश करिए वीडियो पॉज करके इसे करने की, फिर देखिए आपके आंसर्स मेरे साथ मैच करते हैं या नहीं। वीडियो थोड़ा पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। कह रहे रीडिंग अ गुड बुक इज लाइक इंटरेक्टिंग, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए इंटरेक्टिंग, लाइक इंटरेक्टिंग विद अ ब्रिलियंट माइंड। एक बढ़िया बुक पढ़ना ऐसा ही है कि हम ब्रिलियंट माइंड के साथ बात कर रहे हैं। Blank alone is not enough. Discretion, they say, is the best part of valor. अब डिस्क्रिशन होता है फ्रीडम और आप कहेंगे पावर टू टेक डिसीजन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम और पावर टू टेक डिसीजन, एंड वेलोर का मतलब होता है ऑडेसिटी, आप कह लीजिए, एनकरेजमेंट आप कह लीजिए, राइट, इट इज़। एंड यहाँ पे जो वर्ड हमें चाहिए वो ब्रेव से आता है, इट इज़ ब्रेवरी, राइट। अब यहाँ पे हमें नाउन चाहिए, तो नाउन के लिए हमें ब्रेव को क्या बनाना पड़ा? ब्रेवरी, राइट।
ब्रेवरी अलोन इज़ नॉट इनफ, डिस्क्रिशन। अब क्योंकि इसका ब्रेवरी का जो वो हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, वो डिस्क्रिशन के साथ हो रहा है, विच इज़ अ नाउन। तो ब्रेव एक एडजेक्टिव है, उससे बना ब्रेवरी। अ हेल्दी सोसाइटी फंक्शंस ऑन ब्लैंक वैल्यू। हेल्दी सोसाइटी की बात करेंगे तो हमें डेमोक्रेसी याद आएगी, लेकिन डेमोक्रेसी नाउन है, हमें यहाँ पे चाहिए वैल्यूज़ जो कि नाउन है, उसके साथ एक एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के लिए हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी को क्या बना देंगे, डेमोक्रेटिक। अ हेल्दी सोसाइटी फंक्शंस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये कहना सही रहेगा। वट वी नीड इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप इज़, हमें हार्डशिप के टाइम पे क्या चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म, राइट, ऑप्टिमिज्म कहा जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास आता है क्वेश्चंस में, राइट, उसको ज़रा आप देखिए एक बार। 5 क्वेश्चंस है, प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके अपने आप। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आई होप आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। कह रही ही हैड लेफ्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मनी व्हेन ही डाइड। बेटा, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, उसके लिए नंबर ना होके क्या होना चाहिए, अमाउंट। अमाउंट होना चाहिए। नन ऑफ द ब्रदर्स हैव, पहले तो नन जो है वो सिंगल होता है, उसके कारण यहाँ पे हैव की बजाय क्या होना चाहिए, हैज। डज योर सन गो टू स्कूल नाउ दैट ही इज 6 years ओल्ड, ना कह के हमें क्या कहना चाहिए, 6 year old। रूल्स हैं, करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हाउ फास्टली यू रन यू विल नॉट बी एबल टू ओवरटेक द ट्रेन। हाउ एवर फास्ट यू रन, नॉट फास्टली, हाउ एवर फास्ट यू रन, नॉट फास्टली, ओके। सो यहाँ पे आपको जो पूछा गया है नेक्स्ट, एंटोनिम्स पूछे गए हैं अंडरलाइंड वर्ड्स के। ये सारे वर्ड्स अंडरलाइंड हैं, मैं एक बार आपके लिए कर दूं अंडरलाइन, ओके। सो यस, मैं यहाँ पे इन्हें अंडरलाइन कर रही हूँ। इनके ही एंटोनिम आपको जो है वो देने हैं, और एंटोनिम 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको उस टाइम पे समझ में आए, ट्राई कीजिए। कह रहे सॉरी, आई रिमेंबर द अराइवल टाइम ऑफ द फ्लाइट बट नॉट इट्स डिपार्चर, राइट। वाइल ऑल माई फ्रेंड्स डिस्करेज्ड मी, माई पेरेंट्स, डिस्करेज का क्या आ जाएगा, एनकरेज्ड, एनकरेज्ड। The ancestors of the family were always known for noble acts, but what this person has done is surely, noble का एंटोनिम होता है ignoble, ignoble। What with these reckless medical practitioners around, sometimes you feel blank is worse than disease। अब disease का एंटोनिम क्या हो सकता है, disease का हो सकता है health, राइट, एंड डिसीज का हो सकता है वेलनेस, राइट, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट, द वर्टिकल लाइंस द डायग्राम इंडिकेट फूड ग्रेन आउटपुट ऑफ द कंट्री, वाइल, और दूसरी लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल के ऑपोजिट कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो आज आपने पूरा एग्ज़ाम देखा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविल विद आकाश में आपके पास एक फुली डेडिकेटेड डिज़ाइंड कोर्स है इंग्लिश को लेके, जिसकी आप प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको ये पेपर मैंने दिया है, तो इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रेसी अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। कल मैं आपको एक प्रेसी करवाऊंगी अलॉन्ग विद दिस प्रेसी, ठीक है। सो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे कमी छोड़ी है और किस तरह से किया है। रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।